Hello students, welcome back. I am Mrs. Varsha and you are with me in Saraswati coaching classes. Students, I want to tell you one thing again, that if you have not yet subscribed our channel, please subscribe it and press the bell icon so that whatever videos will be uploaded to our channel, you will get the notification. You need not to search it anywhere. ठीक है? Now, we will come to the last topic of cattle farming, that is farm management practices. Farm management practices means what? Which farm? Animal farm. Which farm? Animal farm. In this, first of all, what we have to concentrate on? We have to concentrate on the farm, the shelter, the place where we are going to rear the animals. हम जहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं या फिर एनिमल्स को रेयर कर रहे हैं, वो जगह का कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. Why? Because if the house is clean, everything is going well. ऐसा कहा जाता है. So whenever we are planning for the animal husbandry, the design of its shelter or the farm is according to the breed or the variety, the species of the animals. Of course, cattle में भी बफेलो का अलग रहता है, काउस का अलग है, गोट्स का अलग है, कैमल का अलग होगा. पोल्ट्री फार्मिंग में जो भी फार्म है, पोल्ट्री फार्म, वो उसका डिजाइन उन बर्ड्स के साइज के अकॉर्डिंग होगा. सो few things we have to keep in mind regarding construction of the farm. First, it must be spacious and क्रॉस वेंटिलेशन मस्ट बी देयर, मतलब हवा आती जाती रहनी चाहिए. ठीक है. सेकेंड थिंग, वेरेवर वी आर बिल्डिंग इट, इट्स रूफ मस्ट बी स्लांटिंग एंड प्रॉपर सो दैट द एनिमल्स विल नॉट गेट डायरेक्टली एक्सपोज टू द सनलाइट, टू द कोल्ड, टू द रेन. इन शॉर्ट, हमें इन सब चीजों से हमारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. इसलिए उसका जो रूफ है वो स्लांटिंग होना चाहिए ताकि रेन वाटर नीचे गिर जाए अपने आप, और एनिमल्स जो है दे विल गेट प्रोटेक्शन. नेक्स्ट थिंग, जो फ्लोरिंग होता है ना, जहाँ पे भी एनिमल्स रह रहे, वो भी थोड़ा सा लिटिल बिट स्लांटिंग ही चाहिए. क्यों? क्योंकि the place where they are standing, the place where the animals are sitting must be dry. Must be dry. So when they are releasing or excreting, for example, urine, that must be run away along with that gentle slope. Anyways, dung can be collected and keep it separately, but at least for the urine, it should be little bit slanting. Then there must be proper space between two animals. On an average, एक जो काऊ होती है उसको 6 to 7 स्क्वायर मीटर की जगह लगती है, मतलब खड़े रहना, बैठना, सोना वगैरह के लिए. बफेलो को उससे ज्यादा लगती है, ऑफकोर्स उसकी साइज तो भी बड़ी है. तो उस हिसाब से, और वो भी आपकी ब्रीड कौन सी है, इंडिजिनस है, एक्सोटिक है, कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पर एनिमल एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से नंबर ऑफ एनिमल से आपका जो फार्म है वो एक्सटेंड होगा. नेक्स्ट थिंग इज दैट, हम जहां पे भी एनिमल्स को खाना दे रहे, फूड दे रहे, वो जो प्लेस है दैट मस्ट बी वेल कंस्ट्रक्टेड एंड इट मस्ट बी सिस्टमेटिकली कंस्ट्रक्टेड. मतलब जो भी हम खाना दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर कैटल को, तो वो उनको अच्छे से लेते आना चाहिए. क्लियर? So these are few things. Apart from this, there are many small things which we can take into consideration while building the farm for the animals. Now come to the next, that is food. Food. हम animals को जो भी खाना provide करते हैं, that is called as feed. उसको क्या बोलते हैं? Feed. Okay, what do we call it as? Feed. So this feed is very important for the success of our animal husbandry. Why? क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है जो डिराइव करती है कि how and what extent our yield will be go on. हमारा जो yield है वो कितना होगा और कितना ज्यादा हो सकता है. ठीक है. तो
जो हम फीड प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, दैट इज कैटेगराइज इनटू टू। एक तो मेंटेनेंस फूड एंड दूसरा होता है प्रोडक्टिव या फिर मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड। मेंटेनेंस फूड मतलब क्या? ऐसा फूड जो हमारे एनिमल्स की बॉडी को मेंटेन कर सके। किस लिए? क्योंकि उनको हाई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क देना है आगे जाके। सो द फूड इज कैटेगराइज इनटू टू, दैट इज मेंटेनेंस फूड एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो फूड देना है। सो इन दोनों के अकॉर्डिंग जो फूड होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू दीज टू सब कैटेगरीज। वन इज रफेज एंड वन इज कॉन्सेंट्रेट। रफेज तो हमें पता है, हम भी हमारे खाने में रॉ फूड खाते हैं जिसमें रफेज ज्यादा होता है। रफेज ज्यादा होता है, उससे क्या होता है? उससे जो डाइजेशन का प्रोसेस है दैट बिकम्स वेरी इजी एंड यू नो दैट कैटल्स आर सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एनिमल्स, तो उनको रफेज बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। द रफेज इज जनरली रेफर एज अ ग्रीन फॉडर या फिर है ड्राई फॉडर, सिलेज वगैरह या फिर जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रिमेनेंट्स होते हैं, ऑल दीज इज कम अंडर दिस कैटेगरी रफेज। रफेज उनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, एनिमल्स को रफेज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेंट्रेट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेंट्रेट। Concentrate means what? Apart from this roughage, the food which we are providing to the animals each is specific in nutrient. Nutrient specific. Nutrient specific means what? जैसे हम न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, फ्रूट लेते हैं या फिर कुछ वेजिटेबल्स लेते हैं, वैसे द फूड विच इज रिच इन प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम दैट मस्ट प्रोवाइड एक्सटर्नली टू दीज एनिमल्स। ठीक है, दैट इज रेफर एज द कॉन्सेंट्रेट। इन शॉर्ट, जो न्यूट्रिशियस एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए जो हम देते हैं एनिमल्स को, दैट इज कॉन्सेंट्रेट। फिर उनमें हम क्या क्या खिलाते हैं? उनमें हम खिलाते हैं ऑल टाइप ऑफ ग्रेन्स, जैसे ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, ओट आ गया, बार्ली आ गया, या फिर जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स है जैसे कि ऑयल सीड केक होता है या फिर डिफरेंट सोयाबीन सीड केक होता है। ये जो है मतलब किसी भी ऑयल सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी सॉलिड लेफ्ट ओवर रहता है दैट इज प्रोवाइडेड एज अ केक टू दीज एनिमल्स टू गिव एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। ओके, हर एक एनिमल को एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में बैलेंस्ड डाइट देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड रेशन। ओके, बैलेंस्ड रेशन। बैलेंस्ड रेशन मतलब क्या? कि आप उनको कितना रफेज दे रहे हो। इट नीड्स कम से कम 15 to 20 kg पर डे। देन आप कॉन्सेंट्रेट कितना दे रहे हो? 4 से 5 किलोग्राम, ये भी लगता है। और एक और चीजें जो है वाटर। आप वाटर कितना दे रहे हो? मैक्सिमम वाटर दिस एनिमल्स आर ड्रिंकिंग, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क इज प्रोड्यूसिंग। क्यों? क्योंकि उनका जो डाइजेशन है वो एकदम सोफिस्टिकेटेड हो जाता है मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ वाटर से। सो एक हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड को 30 से 35 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे देना ही चाहिए। देन ओनली वी कैन से दिस इज व्हाट वी आर गिविंग द बैलेंस रेशन, बैलेंस डाइट। इट इज ओनली फॉर अ डे, एक दिन का उनका डाइट ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भी हमारे जो क्राइटेरियाज है बिहाइंड दिस एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अचीव। ठीक है, समझ में आया कि हमें एनिमल्स को किस किस टाइप में कौन सा फूड देना चाहिए ताकि उनकी हेल्थ भी मेंटेन रहे, ताकि उनका प्रोडक्शन भी मेंटेन रहे एंड लैक्टेशन पीरियड मैक्सिमम रहे। नाउ come to the last point of cattle farming, that is disease. Okay, disease, as I told you in previous session, as these cattle are living organism, of course they may get attacked by the pathogens. Pathogens means disease causing microorganism. So there are different type of diseases
इन एनिमल्स, मोस्टली इन कैटल्स, जिसमें एक है पैरासाइटिक और दूसरा है इन्फेक्शियस. नॉन इन्फेक्शियस और ऑल्सो देयर. आपके रेफरेंस बुक में एक चार्ट दिया हुआ है. इन दैट चार्ट यू हैव गिवन ऑल द डिजीजेस, देयर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. ठीक है. और कुछ ऐसे भी डिसीज है कि जो एनिमल से हमें हो सकते हैं. क्लियर. एनिमल से उनका इन्फेक्शन हमें हो सकता है. इन दैट सम बैक्टीरियल आर देयर, वायरल आर देयर, फंगल आर ऑल्सो देयर. सो यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन दैट चार्ट. Right now we will discuss about the parasitic. Which are the parasitic diseases? Parasitic diseases are also of two types: endoparasitic and exoparasitic. Okay? Endoparasitic में कौन से होते हैं? It means that the parasites which lives or survive inside the body of these cattle. ऐसे कौन से होते हैं? डिसीज एक है एस्कैरियासिस. जो एस्कैरिस होता है पता है आपको? मैं नो, यू विल लर्न इट इन दिस नेक्स्ट सेशन. What Ascaris is living in the stomach, in the intestinal region, and cause the disease named as Ascariasis in the cattle. That is one of the very harmful endoparasite. दूसरा होता है फ्लूक. फ्लूक जो होता है वो बफेलोज में ज्यादा पाया जाता है. लिवर फ्लूक जिसे बोलते हैं हम. Because what happens? The flukes are remain attached. They insert their suckers into the liver of these animals, mostly buffaloes, and sucks the nutrient and make these animals fall sick. पूरा blood या फिर nutrient suck करने के बाद they fall ill. Mostly they leads to the disease like anemia. So these are two major endoparasites. Now exoparasites कौन से होते हैं? आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जो काउज है वो अपने से पूंछ हिलाती रहती है. यू नो व्हाई? बिकॉज दे फील इचिंग ऑन देयर स्किन. दैट्स व्हाई. एक तो जो हाउस फ्लाई है उनको भगाने का काम करती है पूंछ से, और दूसरा काम है जहाँ पे भी ऐसे खुजली हो रही है इन शॉर्ट, तो दी यूज टेल टू गेट रीड ऑफ दैट फॉर सम पर्टिकुलर टाइम. सो लाइसेस होते हैं, माइट्स होते हैं, फ्लिक्स होते हैं. ये जो सारे होते हैं दे आर फाउंड ऑन द स्किन ऑफ दीज एनिमल्स. इसीलिए उनका ग्रूमिंग करना या फिर उनका डस्टिंग, क्लीनिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. When we are rearing the animals, their cleaning is very very important. ठीक है. So exoparasites में लाइसिस आ गए, माइट्स आ गए, फ्लाइज आ गए, which remain on their body and sucks the blood. Then infectious disease कौन से होते हैं? Infectious disease are the disease which are caused by the microorganism attack. For example, viral infection जिनको होता है. So foot and mouth spots. उनके एनिमल्स के माउथ पे और फुट पे से ब्लिस्टर्स आने लगते हैं, बड़े बड़े ऐसे रेड कलर के पैचेस आने लगते हैं. उनसे क्या होता है हमें समझ लेना चाहिए कि इनको वायरल इन्फेक्शन हो गया है. बिकॉज ऑफ दैट एनिमल्स जो है दे बिकम वेरी एनर्जीलेस. उनको भूख जो है वो भी नहीं लगती. लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे बोलते हैं, एवरी कॉमन डिजीज का एक कॉमन सिम्टम होता है लॉस ऑफ एपेटाइट. सो इट हैपन्स इन केस ऑफ एनिमल्स एज वेल. उनकी भूख कम हो जाती है, उनको हाई फीवर आ जाता है, एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी फंक्शन, एनी वर्क. एंड द लास्ट वन इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रैक्स है. ये जो कुछ डिजीज है दीज आर अकर इन द एनिमल्स ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. और ये जो डिजीज मैंने बताया ना आपको, वायरल और बैक्टीरियल, इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बींग्स एज वेल. फंगल भी होते हैं इनके साथ साथ इन्फेक्शियस डिसीज, जैसे स्किन में कुछ हो गया तो इनकी वजह से क्या होता है कि उनके स्किन में भी प्रॉब्लम हो जाती है फंगल इन्फेक्शन की वजह से. जैसे पैचेस हो जाते हैं या फिर उस पर्टिकुलर जगह पे पैचेस बन के वहां का हेयर फॉल भी हो जाता है, जैसे ब्लिस्टर्स आने लगते हैं. बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है विच वी कैन नोटिस इजीली. ठीक है. अभी इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए हमारा ये जो बैलेंस राशन है ना, इसके साथ साथ हमें एनिमल्स को एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ता है और हार्मोन्स भी देने पड़ते हैं ताकि उनका हीट पीरियड मेंटेन रहे, उनका डिजीज रेजिस्टेंस मेंटेन रहे. एंड इट इज नॉट गिवन ओनली वंस लाइक वैक्सीन वी आर टेकिंग. इट इज अ पीरियडिक सेशन.
इट इज द बार बार हमें वो चीजें उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है, उनको देनी पड़ती है ताकि दे कैन लिव वेरी हेल्दीली एंड कैन प्रोड्यूस हाई yield. Is it clear to you all? Now along with this we have completed the cattle farming. In next session we will start to discuss about the poultry farming. I'll give you one task. You have to write a short note about Dr. Kurian, who is referred as the father of white revolution. अभी व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है ये मैंने एकदम शुरू में बताई है लेसन के कि व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है, ब्लू रिवोल्यूशन क्या है, वो याद करो। और इसके साथ साथ इन पॉइंट्स के नोट्स के साथ साथ व्हाइट रिवोल्यूशन बाय डॉक्टर कुरियन पे भी आप एक शॉर्ट नोट लिखो, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट सेशन विद पोल्ट्री फार्म।